अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग की सिर्फ एक हमने इम्प्लीमेंटेशन करके देखी और हमने क्या किया, क्लाइंट साइड की थ्योरी पढ़ी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे हर जगह हम लोग एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि जो हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट चलती है। अब उसके अंदर हम लोग आपको, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट चलती है, आप फर्स्ट डे से ही वो चीज़ पढ़ते हुए आए हैं और देखते हुए आए हैं, तो उसके अंदर आप लोग को जो है कोई ऐसा डिफरेंस कुछ भी नहीं दिखने वाला, ना उसके अंदर ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अंदर सिर्फ हमारे पास कुछ चेंजेस हैं। एक सेकंड अपना, मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दूँ इससे। इसके अंदर हमारे पास जो है कोई ऐसे चेंजेस नहीं है, जस्ट हमारे पास जो है एक कंपैरिजन बनता है, कुछ हमारे पास डिफरेंसेस बनते हैं जो हम CSR में हैं और SSR में। लाइक कुछ ऐसे काम है जो हम CSR में कर सकते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी CSR, और कुछ ऐसे काम है जो हम SSR में कर सकते हैं, वो हम SSR में कर सकते हैं और CSR में नहीं कर सकते। सिंपल। यहाँ पे सर नेक्स्ट.जेएस में SSG कर सकते हैं सर, नेक्स्ट.जेएस में SSG कर सकते हैं। यस, स्टैटिक साइड में भी हम आएंगे। अच्छा, वेट रेंडरिंग पर भी हम लोग आने वाले हैं। अच्छा, SSG क्या है? हाँ, और बिल्ड होगी सेव हो जाती है, जैसे वर्क प्लेस है ना। हाँ, मतलब आपकी पूरी बिल्ड होगी, डायरेक्ट सेव हो जाएगी। बिल्ड होगी सर्वर में सेव है, तो बिल्ड होगी नहीं। लेकिन उसमें आपको बार बार पुश करना पड़ता है ना। हाँ, पुश करना पड़ता है। नहीं, जो चीज़ आपको पुश ही नहीं करनी, छोड़ना ही नहीं है। जो चीज़ आप चेंजेस करते जाओगे ना, आपको पुश करना पड़ेगा ना। नहीं, जो स्टैटिक आप जो कंपोनेंट है आपके, चेंज ही नहीं करने आपको। आपने एक वेबसाइट बना दी, हाँ। पेज आपने उसको पुश कर दिया, उसके बाद आपने उनके बाद एक नेविगेशन का पेज बनाया, नहीं नहीं भाई, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा जब तक आप ये उसको कितना पुश नहीं फायदा करोगे। ये तो बोला डायरेक्ट हो जाएगा। वो ये है। पोर्टफोलियो पे काम कर सकते हो। नहीं, मैंने ये बनाया, ई-कॉमर्स पे रोजाना ये बनाया, मेरा तो वार्ड लगी पड़ी है, रोजाना हर सेट ही नहीं होके दे रहा, ये इतनी मुश्किलों से आया है। हाँ, इसको मैं बना रहा हूँ ना, तो ये इधर नहीं आ रहा। हाँ, इसको इधर कर दूँ तो ऊपर वाला भाग जा रहा है। पे काम कर रहे हैं। पोर्टफोलियो बार-बार चेंज नहीं होगा। ये बड़ी मुश्किलों से आया है इसको। बता दूँ, आप पढ़ असल जो पूछा ना, आने में चलाने में पढ़ रहा हूँ, चलाने में ये कमांड है। सैलानी में तुर्किश लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तुर्किश लैंग्वेज सीखनी है आपको? या किसी ने सीखनी तो बता दें, क्योंकि सर ने अच्छा, बोला था। अभी मैं आपको कोई बात बताऊँ, अब से जितनी भी हमारी लर्निंग होगी, या आप लोग भी अपने लिए कर लें, जितनी मैं लर्निंग करता हूँ या हम जितने भी डेवलपर्स हैं लर्निंग करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन से करें। हर चीज़, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी टीचर हूँ टीचर, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें स्टेज से आके भूल जाता हूँ, मेरे पास अपनी काम है, कुछ चीज़ें मैं पढ़ाना भूल जाऊँ, किसी चीज़ का मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत दे दूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का आता है। हम अपने यहाँ पे बोलेंगे सर हम यूट्यूब वीडियो भी तो देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो भी एक इंसान ही बना रहा है, ठीक है, हो सकता है वो वहाँ पे भूल जाता हूँ कोई चीज़ पढ़ाना। अब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उस बंदे ने लिखी है जिसने उस नेक्स्ट.जेएस को बनाया है, तो उसके पास पिक्सल परफेक्ट होना ज़्यादा आसान है। तो हम जो है अब से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया करेंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन में हम वो पढ़ रहे हैं एंड सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। हमने अभी जो देखना है वो हमारे पास है सर्वर एंड क्लाइंट कंपोजिशन पैटर्न्स। ये बेसिकली इसकी हेडिंग की तरफ ना जाए, बेसिकली ये जो है ये हमें डॉक्यूमेंटेशन ये बताती है कि हमारे पास जो है क्या जो चीज़ें हैं जो हमारे पास SSR में चलती हैं और क्या CSR में चलती हैं, और बेसिकली हमारे पास यही सारा डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा फैच होता है वो हमारे पास सर्वर कंपोनेंट होता है क्लाइंट साइड में। अब डेटा फैचिंग क्या है, आपके पास हर टाइम, अभी तक आप लोग ने अगर जो लास्ट क्लास थी जब ब्लॉग्स वाला हम काम कर रहे थे, उसमें आपने देखा हमने जो डेटा रखा वो हमने अपने ही कोड में रखा और उसके बाद उसको यूज़ कर लिया। वहाँ पे मैंने आप लोग को एक बात मेंशन की थी कि आपके पास डेटा कभी भी इस तरह नहीं होगा, आपके पास हमारे पास हमेशा जो डेटा आएगा वो एक API से आएगा। API को भी आप छोड़ दें तो आपके पास एक डेटाबेस से आएगा, और डेटाबेस के साथ कनेक्शन आपको कोई ना कोई चीज़ बनाती है वो API होती है।
अब एपीआई से आपने क्या करना है, डेटा फैच करना है, तो वो आप ये याद रखिएगा, आप कभी भी क्लाइंट कंपोनेंट में नहीं कर सकते। क्लाइंट कंपोनेंट आपको पता है, जब हम क्लाइंट यूज करते हैं तब हमारे पास वो कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। तो हम कभी भी क्लाइंट कंपोनेंट में डेटा फैच नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास कुछ बैकएंड की रिसोर्सेज हैं। आपको पता है Next.js जो है वो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। अब हमारे पास कुछ फंक्शनलिटी है जो मैंने जो है Next.js में अपने बैकएंड पे रखी हुई है। तो मैं जो क्लाइंट साइड है, जो क्लाइंट कंपोनेंट है, उसमें मैं उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकता। डायरेक्ट मैं बोलूँ यार बैकएंड, यार ये चीज़ है, ये मुझे दे दो। क्लाइंट कंपोनेंट पे मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये सारा काम सीधा सिर्फ और सिर्फ सर्वर कंपोनेंट पे कर सकता हूँ। मैंने कनेक्ट, अगर कुछ ना कुछ मुझे बैकएंड से चाहिए क्लाइंट कंपोनेंट पे मैं ला सकता हूँ, बट डायरेक्टली नहीं ला सकता। जैसे मैं डायरेक्टली बोलूँ यार बैकएंड से मुझे ये चाहिए, तो वो मैं क्लाइंट्स कंपोनेंट में होते हुए डायरेक्टली बैकएंड से कुछ भी नहीं ला सकता, सर्वर कंपोनेंट पे ला सकता हूँ। सर ऐसा क्यों है? ये ऐसा हमारे पास एक प्रॉपर एक जो हमारे पास रेंडरिंग बन रही थी उसकी वजह से। क्लाइंट को जब हम क्लाइंट रेंडरिंग करते हैं उसके अंदर हमारे पास सारा कुछ ब्राउजर पे चलता है। अब ब्राउजर और सर्वर का एक चीज पूरा ब्राउजर पे चल रही है, उसकी HTML हो गई, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, और एक चीज जो है वो सर्वर पे पड़ी हुई है। अब उसमें कनेक्शन बनाने के लिए उसमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। एक जावास्क्रिप्ट इसके पास है, एक अगर हम सर्वर से ला रहे हैं, तो वो अगर हम डायरेक्ट उसका कनेक्शन बना लेंगे तो वो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। वो बोलेगा मैं ये जावास्क्रिप्ट यूज करूँ या ये वाली जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह के हमारे पास बहुत से इश्यूज होते थे। इसके अलावा हमारे पास आपको पता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग जो है वो स्लो है बनिस्बत इसके सर्वर के। अब सर्वर से आपके पास डेटा आए 1 घंटा हो गया और क्लाइंट पे कुछ भी नहीं हो रहा, टाइम तो लगेगा ना क्लाइंट पे आने के लिए। तो वो डेटा हमारे पास बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम CSR में फॉलो नहीं कर सकते Next.js में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जितनी भी, जैसे अभी आपको पता है हमारे पास एक सेकंड में जूम भी कर दें ताकि आप लोग को पता सर नहीं नजर आ रहा है। अगेन शेयर ठीक है, अगेन शेयर हो गई ना। अब इसके अलावा आप लोग को पता है हमारे पास डिपेंडेंसीज होती है बहुत सारी। आपने देखा अभी तक, आपने अगर कोई थोड़ा सा आगे भी गया होगा, तो अगर कोई आइकन लगाना होता है तो हमें जाके एक आइकन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, उस वो से आइकन यूज कर लो। इसके अलावा हमारे पास कोई फंक्शनैलिटी जैसे स्लाइडर है, आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा कि स्लाइडर यूज हो रहा है। एक कंपोनेंट है हीरो, स्लाइड पे स्लाइड हो गया, वो भी एक कोई डिपेंडेंसी, कोई एक लाइब्रेरी बनी हुई होगी। इसके अलावा इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। अगर आप अभी अपने करंट पैकेज.json में भी जाओगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट कोई 20 के आसपास तो लाइब्रेरीज उसमें इंस्टॉल हुई अभी भी दिखेंगी। इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं। अब जब उन सबको आप नॉर्मली आप जब रेंडर कराओगे और वो सारी जो है क्लाइंट पे रेंडर होगी, क्लाइंट और बैठ गया आपका, और आपका जो है टाइम में कमी आ गई, और देर लग रही है, और यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया। Next.js 15 क्या कह रहा है, यार आपके पास जितनी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, जो डिपेंडेंसीज हैं, जो भारी हैं, जिनका वेट जैसे MBs में या कुछ होती है जो GBs तक भी चली जाती है, हमारा कोड चला जाता है। जब हम बड़ा कोड लिखते हैं तो GBs तक चला जाता है सिर्फ डिपेंडेंसीज की वजह से। तो आपके पास जितनी बड़ी डिपेंडेंसीज हैं, लार्ज हैं, उन सबको आप क्या करो, अपने सर्वर पे रख दो, और जो छोटी डिपेंडेंसीज हैं उनको क्लाइंट पे रख दो। इससे फायदा क्या होगा, आपके क्लाइंट पे क्या हुआ, जोर कम आ गया, कम डिपेंडेंसीज हैं, कम उसके ऊपर काम हो रहा है, वो कम काम कर रहा है, तो उस पर क्या होगी, स्पीड ऑटोमेटिकली उसकी फास्ट हो गई। और सर्वर आपको पता ऑटोमेटिकली होता ही बहुत फास्ट है, तो अगर उस पर हम लार्ज डिपेंडेंसीज रख दें तो हमें कोई ऐसा इशू होने वाला नहीं है। इस पे इशू हमारे पास तब आएगा सर्वर पे अगर हम लार्ज डिपेंडेंसीज रखते हैं, जब हम अपना खुद का सर्वर यूज करते हैं। लाइक मैंने कोई सर्वर अपना बना लिया, ये जैसे ये कंप्यूटर है, मैं इसको भी सर्वर बना सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इस लैपटॉप को भी एज अ सर्वर यूज कर सकता हूँ। मुझे इसमें थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर वो सर्वर वाले स्पेक्स नहीं है। अगर मैंने किसी को इस तरह का सर्वर यूज किया जिसके स्पेक्स अच्छे नहीं है, देन हमारे पास टाइम में इशू आएगा,
सर्वर पे इशू आएगा। अदरवाइज अगर हम वर्सल वाला सर्वर यूज़ करेंगे जो वर्सल हमें दे रहा है तो हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है दो इस तरह के एक इवेंट लिसनर्स हैं। आप लोग अभी आगे जाके देखेंगे ये इवेंट लिसनर्स को अभी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। बेसिकली ये फंक्शंस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास बने हुए आते हैं, जो हम बटन्स पे स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, ऑन क्लिक और ऑन चेंज। ये हमारे पास चलेंगे ही सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट पे, सर्वर पे ये नहीं चल सकते। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ गए स्टेट्स, जो हमारे पास स्टेट्स होती हैं जिनको हम रिएक्ट हुक्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर, यूज इफेक्ट, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाके। बट वो जो ये हुक्स है हमारे पास, यही एक मेजर वजह है कि हमें अपनी किसी चीज़ को क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा। ये जो है जो यूज क्लाइंट हो गया, ये हुक्स हो गए, ये बेसिकली हमारे ब्राउजर में ही यूज हो सकते हैं। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो ब्राउजर को यूज करती हैं, दैट्स वाई हम जो है इसको सर्वर में नहीं यूज कर सकते। जो भी इसमें डेटा आता है वो सारा हम कभी भी सर्वर पे नहीं रखते, वो हमारा क्लाइंट पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है जो हमारे पास ब्राउजर्स की ओनली एपीआईज है। ब्राउजर की भी ब्राउजर ने भी अपनी कुछ एपीआईज प्रोवाइड की हुई है, तो वो भी सिर्फ हम जो है क्लाइंट कंपोनेंट पे यूज कर सकते हैं, सर्वर कंपोनेंट पे नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा हमारे पास है कस्टम हुक्स हो गई या ब्राउजर ओनली एपीआईज हो गई। जो भी कस्टम हमारे पास हुक्स वाला काम आ गया, जब ब्राउजर की एपीआईज आ गई, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है किसको यूज कर सकते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट। एंड लास्ट थिंग, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। अब ये रिएक्ट क्लास कंपोनेंट क्या है इस पर अभी मैं नहीं जाने वाला, लेकिन ये आपको मैंने बता दी, ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमें सर्वर साइड रेंडरिंग को छोड़ के क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे जाना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास जो वजह है जिसकी वजह से हम CSR पे जाते हैं, SSR को छोड़ के, वो हमारे पास है रिएक्ट हुक्स, और हमारे पास अब से होने वाले हैं ऑन क्लिक एंड ऑन चेंज। क्योंकि आपकी चाहे छोटी मोटी जैसी भी एप्लीकेशन है, अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई फंक्शनैलिटी है तो उसमें ये तीन चीज़ें यूज होना लाजमी है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो है बेसिकली CSR को मूव करते हैं SSR को छोड़ के। ठीक है, ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें कोई अभी अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। सर ये रिपीट करना हो तो कहाँ से पढ़ा था आपने ये? इसको रिपीट करना हो तो आपने क्या करना है, सर्च करें Next.js docs 15 या Next.js 15 docs, कुछ भी आप सर्च कर लें, आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा Next.js 15 का। यहाँ पे आप आए एंड सर्च करें सर्वर एंड क्लाइंट कॉम्पोजिशन पैट। अब यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्लाइंट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं और सर्वर में क्या नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। ठीक है, ये तो अब हमारे पास आ गए कुछ चेंजेस। ठीक है, जो मैंने आप लोग को बता दिया। अब आपको मैं एक और बात बताऊं, Next.js 15 के अंदर, 14 के अंदर तो हमारे पास कुछ इसी तरह की रेंडरिंग थी कि उसमें हमें कुछ सर्वर साइड रेंडरिंग में ऐसा कुछ नहीं मिलता था कि हमें जो है आपको पढ़ाना पड़े। बट अब हमारे पास Next.js 15 आई है जिसके अंदर हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर भी बहुत सारी न्यू चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जो कि हमें सर अनस पढ़ाएंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सी नई चीज़ें आई हैं, जिसमें हम SSR को ट्रू कर सकते हैं, फॉल्स है, मल्टीपल चीज़ें। तो अब हम सर अनस से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एंड देन फिर हमको आगे करते हैं। अच्छा, एक मसला लग रहा है मुझे, जैसे ही मैं आगे बढ़ा लोग पंखे चला रहे हैं, ये क्या बात है? गर्मी ज़्यादा हो रही है?
पीछे से आवाज़ आ रही है नेक्स्ट डेज का है तो गर्मी ज़्यादा हो मेरे रही है। GIC ऑल स्लॉट ये कौन सा ग्रुप है? अच्छा ये पता है अभी तक जितना पढ़ा है वो कुछ समझ आ रहा मुझे नहीं आ रहा। आप लोगों को आया? कौन कह रहा आ गया? सर थोड़ा थोड़ा आ गया। बताओ यार तुम क्या वाले बंदे, मुझे भी नहीं आया तुम मुझे भी समझाओ। मुझे नेक्स्ट 15 नहीं आती, मैं तो देख रहा था यार क्या कला है। बताओ ना यार, शर्मा भी है। हाँ हाँ और सर अभी कितना समझ गर्मी रहे में हैं। कैप पहनेंगे? ये पीछे वाला। जितनी गर्मी में भाई कैप पहन के घूम रहे हैं बताओ। अभी शर्माओ नहीं है। बताओ 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 स्टेज पे आके बताओ। आ जाओ। भाई ने कहा असाइनमेंट दिखाना है। रैंक हो गया मेरे साथ। रैंक हो गया। गोल हो गया उसको वापस से सबको ठीक करता है। बेसिक जो एक किसी भी एप्लीकेशन का जो यूनिट है वो क्या चीज़ है? कंपोनेंट। ये बात सबको पता है? कौन कहता है उसको नहीं पता? पता है ना? SSR, CSR, SSG और ये ISR इसको रखते हैं साइड में। ये आपके लिए मायने फेस तब होगा जब आपको पता होगा यार एक्चुअली कंपोनेंट इंटरेक्ट कैसे करता है दूसरी चीज़ों के साथ। ठीक है, दूसरी चीज़ों से मुराद क्या है? मेरे पास यूज़र का एक्शन, उसकी बेस पे कंपोनेंट रिस्पॉन्ड कैसे करता है, और जो डेटाबेस से मैं जो डेटा लेता हूँ उसको कंपोनेंट हैंडल कैसे करता है। ठीक है, जब हमें ये चीज़ समझ आएगी तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि भाई CSR की इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क है कंपेयर टू SSR, SSR की इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क है कंपेयर टू SSG, और इसी तरीके से SSG की इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क है कंपेयर टू ISR। बात समझ आती है यहाँ पर? एक इंसान जो है उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है। दुनिया में आता है, ठीक है, काम करता है और फिर दुनिया से क्या होता है? चला जाता है। कंपोनेंट का क्या हिसाब किताब है? यही है। कंपोनेंट वेब पेज के अंदर आया, अपना काम किया और फिर वेब पेज से गायब हो गया। इसकी मिसाल ऐसी है, जब आप फेसबुक के होम पेज पे जाते हैं तो आपको एक साइन इन फॉर्म नज़र आ रहा है, ऐसा है? यस सर है। वो कंपोनेंट जब आप होम पेज पे गए तो जिस वक्त वो लोड हो रहा है तो ये समझ लें उस वक्त वो पेज के अंदर रेंडर हो रहा है। ठीक है, जब वो रेंडर हो गया और उससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि अब वो अपने काम करने वाले फेज में है। और जब आपका साइन इन प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब ये कि अब वो यहाँ से रुखसत होने वाला है। बात समझ आती है? यस सर। इसको ये बात समझ नहीं आई? अब समझ अगर नहीं आई तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल इवेंट, और ये लाइफ साइकिल इवेंट किसके हैं? इटसेल्फ कंपोनेंट। ये जो कॉन्सेप्ट जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है रिएक्ट का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली चीज़, अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम क्योंकि डायरेक्टली नेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट की कॉन्सेप्ट भी साथ साथ ही पढ़ेंगे ताकि आपको ये पता हो कि यार नेक्स्ट और रिएक्ट में फ़र्क क्या है।
रिएक्ट क्या चीज़ कर रही है और नेक्स्ट में उसका अल्टरनेटिव या नेक्स्ट में उसको बेहतर कैसे बनाया है। ठीक है, अब एक चीज़ हमने समझ ली कि कंपोनेंट की एक लाइफ साइकिल है, कंपोनेंट आता है, काम करता है और चला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपोनेंट के अपने कुछ रिलेटेड या अपने कुछ पर्सनल डेटा सेट भी होते हैं। अब डेटा सेट का मतलब, अच्छा मुझे आवाज़ आ रही, बात करनी है तो वो खामोश हो जाती है, खामोश है सब, ठीक है। अब बात सुना, कंपोनेंट की पहली बात की मैंने लाइफ साइकिल, ठीक है। दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि कंपोनेंट का अपना एसोसिएटेड डेटा होता है। उस डेटा का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे दोस्त आपका नाम क्या है, दोनों बता दो यार, शर्मा क्यों रहा, तो मन नहीं पूछिए, कंपनी नहीं पूछिए, नाम बताओ, अपने बता दो, कोई नहीं बता दो। कहाँ भाई है, ठीक है, कहाँ भाई दुनिया में आए, कहाँ भाई क्लास लेना है, और अभी नहीं बोल रहा हूँ लेकिन चले जाएंगे, हम सबको जाना है। लेकिन ये जो कहा है वो इन भाई से डेटा कनेक्टेड है, इनका क्या है, पर्सनल डेटा, इनका CNIC नंबर होगा, वो क्या है, इनका अपना पर्सनल क्या है भाई, डेटा। तो दो चीज़ें हो गई, एक चीज़ हो गई लाइफ साइकिल और एक चीज़ हो गई कंपोनेंट का अपना पर्सनल डेटा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये पर्सनल डेटा रिटेन कैसे करते हैं एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर, उसे अपडेट कैसे करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो है कंपोनेंट रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। पंखे नीचे ना, मुझे भी इतना हो जाऊंगा। अब ठीक है, मुझे लाइफ साइकिल एक मरतबा कोई रिपीट कर दे, उसके 3 स्टेप, कौन रिपीट करेगा, मुझे से ले कुछ करना, आप इसके लिए प्लीज 1 2 3 4 5 आप जिन्होंने स्टार्ट करें। अच्छा, ये येलो सूट में आपसे आगे, जी आपसे आगे कौन है, आप खड़ी हो और आप रिपीट करेंगे, नहीं आपसे आगे बैठे हैं, खड़ी हो, रिपीट करें, हाँ। जो मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाई है मुझे वो 3 स्टेप को बता रहा है, पता है, और किसी की आवाज़ नहीं है, वो बताइए। काम करता है, जल्दी बताएं। पहले स्टेप हो गया, काम करता है, दूसरा स्टेप हो गया, चला गया, आसान कोई मेरी फारसी ट्रांसलेट कर दो। कोड के बारे में क्या है, वो आना, काम होना, चला जाना। अगर आपने नहीं बताया तो फिर आपको स्टेज पर आगे बताना पड़ेगा, मैं 3 तक काउंट करूँगा, जोर से बताऊँगा। 3 2 1, इधर आगे बताओ, हाँ बताओ, हाँ ठीक है। पता नहीं क्या होता है, बाहर बैठ गया, लेकिन हंसे नहीं, क्लास पे तवज्जो दे। अब यार ये सुन लेना मेरी बात और ये टर्मिनोलॉजीज अपने पास लिख लेना। जब वो दुनिया में आया, जब वो वेब पेज के अंदर आया, उसे हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट को कहते हैं माउंटिंग, ठीक है, MOUNTING। जब वो अपना काम कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट को कहते हैं अपडेटिंग, और जब वो चला गया वेब पेज से उस पर्टिकुलर स्टेट को कहते हैं अनमाउंटिंग। अब माउंटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है जोड़ना, ये किस चीज़ के साथ जोड़ रहा है, ये मैं कोशिश करता हूँ आपको बताऊँ।
ठीक है, आप में से किस ने जावास्क्रिप्ट पे प्रोजेक्ट बनाया था? टाइपस्क्रिप्ट बेसिक टाइपस्क्रिप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा, अब जिसने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ किया, किसने टाइपस्क्रिप्ट तो बनाया था लेकिन वेब पेज के साथ वेब पेज को इंटीग्रेट किया हुआ है। रिज्यूम बिल्डर किसने बनाया था? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या बाय टैग नेम बाय क्लास नेम, ये किसने यूज़ किया और किसको पता है ये क्या होगा? कोई मुझे समझाएगा ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है? बताओ दोस्त। डॉक्यूमेंट हमारे HTML पेज पे जो इस तरह की मटेरियल होता है उसको मेरे सामने पढ़ा था, आपको पढ़ा है फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस पढ़ा था। ठीक है, तुमने एक टर्मिनोलॉजी यूज की डॉम। डॉम की तफसील में हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि उसका एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर, वर्चुअल डॉम का। ठीक है, वो भी समझने की जरूरत है, लेकिन मैं बेसिकली डॉम समझा देता हूँ होता क्या है। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, अगर आप देखें तो मेरे पास जो है ये पिक्चर शेयर हो रही है, जो कि एक बेसिकली टूल है ड्राइंग बनाने का। ठीक है, मैं कंट्रोल से टाइप करता हूँ, देख लेते हैं अगर चल जाता है। इस जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये सेक्शन है पर्टिकुलर, ये क्या चीज़ है? एंकर टैग इधर HTML है। क्या है? एंकर टैग अभी गलत बोलोगे सही बोलोगे कोई बात नहीं, ये पूरा चीज़ क्या है? ये चीज़ HTML HTML है। इसमें बनी हुई है पेरेंट चाइल्ड की पूरी हियरार्की। सही है, पेरेंट है, उसके अंदर एक पी का टैग होगा, उसके अंदर ए का टैग होगा, उसके अंदर टेक्स्ट होगा, ये हियरार्की बनी है। ये HTML का पेज कहलाता ही क्या है? बेसिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट। सही है, इसका जो पूरा जो हियरार्की बनी हुई है ना, इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम के थ्रू हम कुछ सर्टेन ब्राउजर्स की फंक्शन या APIs कह रहे हैं, लेकिन API अभी आपने नहीं पढ़ा तो हम ये समझते हैं ब्राउजर के कुछ फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम इस HTML के पेज या डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं यूजिंग सर्टेन मेथड्स, और उन क्या कहते हैं एलिमेंट को एक्सेस करके उनकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं या उन्हें अपडेट करते हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसके अंदर एक वेब है, उसके अंदर कुछ और है, उसके अंदर कुछ और है, ये जो हियरार्की बनी हुई है इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉम कहते हैं। ये कीवर्ड आप लिख रहे हैं अपने पास? ठीक है, बेहतरीन हो गया। हमने पढ़ ली लाइफ साइकिल, हमने पढ़ लिया कि यार कंपोनेंट अपना कोई स्टेट वगैरह रिटेन करता है, अपना डेटा रिटेन करता है जो कि उससे पर्सनल बिलोंगिंग है। मिसाल के तौर पे कहा भाई का नाम कहा है, वो अपना उनका पर्सनल डेटा है। इसी तरीके से उनकी CNIC नंबर है, वो उनका अपना पर्सनल डेटा है। ये चीज़ें कंपोनेंट की अपनी पर्सनल चीज़ें हैं या पर्सनल डेटा है। ठीक है, इसी तरीके से कंपोनेंट कुछ चीज़ें इनहेरिट करता है अपने फैमिली से। मिसाल के तौर पर कहा भाई जायदाद में कुछ मिलेगा, कुछ मिला? अभी टाइम तेज हो रहा है, कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा? मुझे बताओ। ठीक है, चलो, पर्सनल डेटा हो गया और कुछ चीज़ें हैं इनहेरिट करते हैं। ठीक है, इनहेरिट कहाँ से करेंगे? पेरेंट्स से। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जायदाद एक चीज़ है, बोले कहाँ पर जिसको खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा है। और चीज़ होती है कि यार मिसाल के तौर पर हेयर कलर, ठीक है, आंखों का कलर, ठीक है, हम जब हमारे खूबसूरत हैं तो सोचते हैं आप वो चीज़ इनहेरिट हुई है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें मैंने आपको लाइफ साइकिल का नाम बता दिया, अनमाउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। ठीक है, जो पर्सनल डेटा है वो कंपोनेंट का कहलाता है स्टेट, और जो चीज़ें इनहेरिट करता है वो कहलाते हैं प्रॉप्स या प्रॉपर्टीज।
समझ गए बात? समझ गए? ठीक है। क्या चीज़ समझिए? रिपीट कर देता हूँ। हमजा भाई है, हमजा भाई का अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है और अपना नाम है मोहम्मद हमजा। ठीक है, मोहम्मद हमजा भाई का अपना डेटा है, CNIC नंबर उनका अपना डेटा है, जो उनका अपना पर्सनल डेटा है, जो कि हमजा भाई अपने पास रखते हैं। उनका लैपटॉप हो गया, उनकी पानी की बोतल हो गई, और उसी को मैनेज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए पानी पिएंगे, ठीक है, तो पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन वो उनकी पर्सनल पानी की बोतल है जो कि अपडेट हो रही है, पानी ज़्यादा हो रहा है, पानी कम हो रहा है। वो जो भी चीज़ें इनकी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उसे हम कहते हैं स्टेट। ठीक है, और वो चीज़ें जो हमजा भाई इनहेरिट करेंगे, ठीक है, वो होगी जायदाद। ठीक है, हमजा भाई कितनी जायदाद मिली? हमजा भाई ने कहना अच्छी मिल गई, एक लैंड क्रूजर तो आनी चाहिए। ठीक है, तो अब वो जो इनहेरिट कर रहे हैं वो चीज़ें कहलाती हैं प्रॉप्स या प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कंपोनेंट से रिलेटेड ये चीज़ें हमने समझ ली। अब जब हम बात करेंगे कि यार CSR या SSR या इनका मतलब क्या होता है, अब इंशाल्लाह आपकी लॉजिक से क्लियर हो जाएगी। हमजा भाई जरा VS कोड खोले, मैं स्टॉप कराऊँ। ठीक है, चलें, इनकी मीन टाइम मैं कोशिश करता हूँ अपना वास्ते बोलूँगी। इसमें किसी का सवाल है? जितनी देर में प्रोजेक्ट खोला वो पूछ लो। तीन पूरे कर लो, दो हो गए। सेवन क्लासेस है। एट है, मुझे ये पता है फिल्मा का प्रोजेक्ट आसान है या मुश्किल है? इजी था, पढ़ लो तो आसान है। इसे हम कह लेते हैं काइंड ऑफ जल्दबाजी, वो हमें अभी नहीं करनी। लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो वर्जन 15 रिलीज हुआ है ना, उसमें बेसिकली रिएक्ट वर्जन 19 की बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली। अब आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें सिंटेक्स वगैरह चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी हमें इतना पता नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता 14 में क्या चल रहा है, तो हम 15 पे जाके करेंगे क्या। ठीक है, तो अब आपको याद ये रखना है कि जब आप नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करें, कमांड क्या है? कहाँ भाई बताओगे आप? हाँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, मुझे बताना है। NPX create dash next dash f at the rate latest का मतलब क्या है? जो भी नया वर्जन है वो लाके बना दो उसका प्रोजेक्ट। मगर क्योंकि हमें लेटेस्ट से अभी ताल्लुक नहीं जोड़ना, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एट द रेट लेटेस्ट की जगह पे वर्जन 14.2.16 यूज करना है। तो कमांड क्या हुई? NPX create dash next dash f at the rate 14.2.16। इससे मेक श्योर ये होगा कि जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर 14 की लिमिट के अंदर ही है, अंटिल एंड अनलेस जब तक हम एरर रिजॉल्व करना ना सीख लें। ठीक है, मैं ये कमांड लिख देता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। अभी तो कुछ दिखाना शुरू ही किया, लिखो तो सही।
अब मुझे गाइड करें, मैंने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोसेस क्या है, पता है कुछ? एक फोल्डर बनेगा, नाम क्या रखूं? कंपोनेंट। होम रख लेगा, ठीक है। उसके अंदर page.tsx और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, देन होम फंक्शन, फिर फंक्शन नेम होम हो गया। चलो सर रिटर्न करेंगे अब, रिटर्न रिटर्न राउंड ब्रैकेट, कोई ना कोई डेस्क चाहिए, उसको इस वजह से ये पास करते हैं, वरना एरर देगा। या हम डेस्क पास कर दें या ये पास कर दें, अगर कोई भी इसको ऑप्शन चाहिए, अगर उसको अपनी कोई ना होगा, अगर तुम्हें डेस्क पास हो जाए, ठीक है, कमांड विजिबल है। यस सर। अब रिमूव कर दो, कितनी देर चाहिए? बस हो गया। हाँ जी, वर्जन नेम चाहिए 14.2.1 से यूज करना है, हो गया। अब कोड पे आ गया। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, वो मैं आपसे बात कर रहा था कि यार एक चीज वो होती है जो कंपोनेंट खुद से मैनेज करता है, ठीक है, और एक होती है जो इनहेरिट करता है। जो मैनेज करता है वो है, वो रिपीट करें ताकि याद हो, स्टेट। जो इनहेरिट करता है वो है स्टेट। कॉन्स्ट। कोई बताएं कुछ नाम? मिसाल के तौर पे अभी हम थोड़ा सा खेल रहे हैं, इसका नाम कर देते हमजा, ठीक है। हमजा भाई का अपना क्या है नाम, ठीक है, और कर देते हैं हमजा, ठीक है। और हमजा भाई का है CNIC, जो कि कुछ हमजा भाई इसलिए बता रहे हैं, छोड़ो बैंक अकाउंट बता दो, ठीक है। अब जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा वो शायद थोड़ी सी करेक्शन कर दो। पहली चीज, ये कंपोनेंट का क्या है अपना पर्सनल डेटा, ठीक है। तो पर्सनल डेटा क्या है भाई? स्टेट, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर ये हमजा है, ठीक है, अगर मुझे हमजा यूज करना होता है लेआउट के अंदर, जिस तरीके से हम हेडर यूज करते हैं, हेडर यूज करते हैं ना लेआउट के अंदर, तो कैसे यूज करते हैं? इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ जाता हूँ मैं, चिल्ड्रन से ऊपर में जो नहीं है ये लगा देता हूँ हमजा, हमजा आ रहा है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, काम हो गया। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल डेटा समझ लिया, हायरार्की वाला या इनहेरिटेंस वाला डेटा समझने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर हमजा भाई को ट्रांसफर करनी है जायदाद, ठीक है। जायदाद की स्पेलिंग क्या होगी भाई? कोई बताए? JIDAD, हमजा भाई बताओ जायदाद की स्पेलिंग। JAIDAD, आई थिंक सही है, ठीक है। और इसमें मैंने पास कर दिया फिलहाल के लिए नन। अब समझते हुआ क्या, जायदाद एक एंटिटी का नाम है या एक प्रॉपर्टी का नाम है जो कि हम हमजा भाई को कर रहे हैं ट्रांसफर, और फिर इसके बराबर में इक्वल्स टू लगा के हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर लें कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पास किया? नन। इसका मतलब हमजा भाई को जायदाद में मिलेगा हमजा, ठीक है। लेकिन ये हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। हमजा भाई अभी इसे ले नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट कैसे होगी अब वो देखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब ये अब हो क्या रहा है जो मैं समझाना भूल गया। लेआउट क्या है? बड़ा कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट, उसके अंदर हमजा भाई आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जायदाद जो है ना वो लेआउट से आ रही होगी, ठीक है। लेआउट पास करेगा उस पर्टिकुलर जायदाद जो है हमजा को, और हमजा को एक्सेप्ट करेगा। अभी हमने पास की है, एक्सेप्ट नहीं की, एक्सेप्ट अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कोई बताएगा किस चीज़ का एरर होगा?
सर टाइप डिफाइन नहीं हुई भी सर, ऑब्जेक्ट डिफाइन करनी पड़ेगी टाइप इसकी क्या है सर, ऑब्जेक्ट डिफाइन करनी पड़ेगी इसी टाइप। ये एरर आ क्यों रहा है? असाइन भी नहीं किया साइन नहीं किया, साइन असाइन तो है, नल वैल्यू असाइन तो कर दी। सर, वेरिएबल अभी क्रिएट नहीं करा हमने। समझते हैं सर। इनपुट सिस्टम कर रहा है इस वक्त टाइप स्क्रिप्ट का। टाइप स्क्रिप्ट में हर चीज़ डिफाइन होगी कि भाई ये भी आएगा और यही जाएगा, ठीक है। हमने हमजा भाई को जायदाद पास कर दी, लेकिन हमजा भाई की किताबचे में लिखा होगा कि जायदाद वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या जायदाद नाम की कोई चीज़ उनके पास एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। अब ये समझ ऐसे आएगा कि अब मैंने बेसिक आपको बता दी, अब हम कंपोनेंट्स की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे, ठीक है। अब मैं हमजा भाई का नाम रिप्लेस कर रहा हूँ विद हेडर, ठीक है, और यहाँ पे जाकर हम इंपोर्ट कर लेते हैं हेडर। ठीक है, हेडर की बेसिक प्रॉपर्टीज जो वो इनहेरिट कर सकता है वो क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर अगर मुझे यहाँ पे पास करना है जैसे तो मैं रेड पास कर देता हूँ, सही है। अब में सेंस बन रहा है कुछ, लेआउट है पेरेंट कंपोनेंट, उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट क्या है? हेडर। हेडर में प्रॉपर्टी क्या पास कर रहा हूँ मैं? बैकग्राउंड कलर। लेकिन बैकग्राउंड कलर को एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कहीं भी डिफाइन नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टाइप बाइंडिंग जरूरी है, ऐसे ही हमजा भाई, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं इंपोर्ट कैसे करना है, टाइप बाइंडिंग उसको देख करेंगे। अब यहाँ पे देखें दो तरीके हैं, या तो मैं प्रॉप्स जो है डायरेक्टली इस तरीके से कॉल करता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी फिलहाल के लिए मैं इसकी टाइप कर लूँगा, ऊपर से हल्का सा 1 डिग्री घुमा दो, हल्का सा 1 डिग्री ऊपर, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप डिफाइन की एनी फिलहाल कुछ समझने के लिए, तो इसका एरर भी हो गया रिमूव। अब मैं यहाँ पे जो भी पास कर रहा हूँ वो हेडर के पास क्या होगा? आता रहेगा और कोई एरर नहीं आएगा। ये मैंने फिलहाल सिर्फ समझने के लिए किया है, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है एनी, ठीक है। अभी हम इसको मजीद समझते हैं। देखिए, एक तो ये कि मैंने इस तरीके से प्रॉप्स दे दिया। प्रॉप्स का मतलब ये कि जो भी डेटा इसके पास पास होगा मैं इसको यहाँ पे रेफर करके मिसाल के तौर पे रेफर के लिए मैं आपसे बता देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने और मैंने लिखा प्रॉप्स डॉट रन, बैकग्राउंड कलर। अब आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस मुझे दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ भी हेडर यूज होगा, जो जो प्रॉपर्टीज पास होंगी उसके पास, और जो जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल होगी वो मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ आती है? ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया कि भाई ये जो है पर्सनल डेटा है और ये कौन सा डेटा है? इनहेरिटेड डेटा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट दूसरा फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। इनहेरिटेड बता दूँ, उसके अलावा किसी का सवाल? किसी का सवाल है? पक्का नहीं है? किस किस को समझ आ गया? हाँ, खड़ा कर दिया, कल मुझे पता हो गया। और किस किस को नहीं आया तो बाकी बीच वाले क्या कर रहे हैं? हमजा भाई जिसको पॉइंट आउट करेंगे उससे सवाल करेंगे। उस तरफ से ज़्यादा दी है, उधर से पहले अच्छा यहाँ अच्छा आप मेरे को ये बताएं कि इनहेरिटेड जो डेटा आपके पास आ रहा है वो कैसे आ रहा है? पेरेंट से आ रहा बट कैसे आ रहा है? तरीका क्या है? अच्छा छोड़ा, प्रॉप्स क्या है?
कोई भी डेटा मिलेगा वो टॉप में आ जाएगा। ये पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला कौन सा? अच्छा रैंडम भी और पूछते हैं क्या नाम पता तो और फीमेल से हम करते हैं लाइक यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड रो के अंदर जो डेटा है वो जो है क्रॉस में आता है, वो इनहेरिट डेटा होता है आपके बराबर है। वो उसके बाद कुछ भी नहीं होता, वो खुद बनता है। हाँ हाँ हेडर के बाद नहीं था। अच्छा आप मेरे को ये बता सकते हैं कि हम कुछ सेव हुआ था वहाँ से डेटा है तो कैसे क्रिएट कर रहे हैं जो सवाल मैंने इसी किया। ये हेडर था, हेडर के पास ये नहीं था, बैकग्राउंड कलर नहीं था, तो ये इनहेरिट करा है। और ये जो डेटा रखा हुआ है मोहम्मद हमदा, ये इसका हेडर का अपना स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा और रियल जो है वो इनहेरिट हुआ है। हाँ ये है। कोई भी एक ही जवाब है देते हैं। अच्छा छोड़ो, देखो यार मकसद क्या है। आप यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, 3 घंटे लगा रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, तो सीरियस होकर पढ़ना है यार। सवाल अगर नहीं समझ आ रहा तो कुछ शर्माने की बात थोड़ी है। हम लोग वही शर्मा रहे, उनके रिश्ते की हम ढूंढ रहे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा तो हो गया भारत, अब ये कहना मुझे ज़रूरत नहीं है, जब दूसरी की होगी तो बता दूँगा। अब देखिए मसला क्या है, अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका अपना नुकसान है। उबैद भाई आ रहे हैं, हमजा भाई आ रहे हैं, नाश्ता छोड़ के मैं आ रहा हूँ। अब आप सवाल ही नहीं पूछ रहे तो कैसे चलेगा यार। और मैं जब पूछ रहा हूँ कि समझ आया तो हाथ भी नहीं उठा रहे। अब मुझे बताएं सीरियसली किस किस को समझ आ गया सर मुझे आ गया, और किस किस को वाकई में नहीं आया। अगर नहीं आया तो भाई शर्मा क्यों रहे हो यार, हाथ में मेहंदी लगी हुई क्या, या चूड़ियाँ पहनी हुई। हेलो पूछो सवाल, जिनको नहीं आया पूछो। मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इससे अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 2 साल में कवर कर लेंगे। जब तक चाहे नेक्स्ट 20 आ गए हो, नेक्स्ट 20 में AI इंटीग्रेटेड होगा, हमें कुछ करना नहीं होगा, बस बोलना होगा प्रोजेक्ट बना दो, ठीक है। तो पेज तो 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई जिसका सवाल है वो खड़ा होकर पूछे, वो क्या समझ नहीं आ रहा जल्दी पूछो। उबैद भाई यार किसी को रैंडमली फ़ोन कर दिया, इतने सारे बंदों ने हाथ उठाए, शर्मा रहे जैसे मैंने इनकी उम्र पूछ ली। और वैसे पीछे से ना सो रहे होते हैं समटाइम्स। ये तो उस लाल शर्ट में देखो वो, तुम बताओ तुम्हें क्या समझ है। रेड शर्ट तुम नहीं पहनी, पंखा भी चला रहे हो यार। एक लेआउट वाला क्वेश्चन है, लेआउट लेआउट को साइड पे कर लें, लेआउट नहीं पढ़ना है, हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं बस। पूछो यार। पर्पस, अरे पहले पढ़ते नहीं, पर्पस मैं समझाऊंगा ना यार, टेंशन क्यों ले रहा। ये किस किस का सवाल है कि पर्पस क्या है पढ़ने का, इसका मतलब अटेंशन नहीं है। देखो कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूछो। कंपोनेंट में मैंने पढ़ाया भाई इनहेरिट डेटा है, पर्सनल डेटा है, ये पढ़ा है, कंपोनेंट की जिंदगी होती है, इसमें मुश्किल क्या थी भाई। माउंटिंग अपडेटेड अनमाउंटिंग स्टेट और प्रॉप्स, और कुछ है ही नहीं इसमें, दुनिया खत्म यहाँ पर। अब जो नहीं पढ़ा उसकी फिर अटेंशन का मसला है। चलें शुरू करते हैं। सीरियस जवाब नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। देखें अटेंशन लगे, ताकि पंखे चलाते रहेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर कहीं कहीं निकलेंगे। अब हमने पर्सनल डेटा की बात की, अब यहाँ पे जो है ना देखिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें शुरू होने वाली है। जो डेटा हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये याद रखिएगा कि भाई रिएक्ट जो है ना वो बेसिकली है सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में हो क्या रहा है, जब यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट चेक ये करता है कि भाई क्या UI के अंदर कोई चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ डेटा या इन टर्म्स ऑफ यूज़र इनपुट।
अब इसको समझते हैं कि ये मतलब क्या है इसका। ठीक है, फेसबुक का साइन इन फॉर्म आपने देखा हुआ? जैसे देखा हुआ है। किसने देखा हाथ खड़ा, और जिसने नहीं देखा वो झूठ बोल रहा है। ठीक, यूजर इंटरेक्शन क्या है वो लाल शर्ट वाला बता दिया। तुम ही हो यार, लाल शर्ट तुम ही पहन कर आए हो, अलग से नजर आ रहा है। क्या चीज? अच्छा बैठ लो, पता नहीं। और कोई बताना चाहेगा यूजर इंटरेक्शन क्या है? सर क्यों? आप बताओ यार, आप बताओ। और कर दो बाकी सारी आवाज़। छोड़िए, इसमें टाइम लगेगा। भारत, अब मैं समझा देता हूँ। फॉर्म है, फॉर्म के अंदर डेटा एंटर किया, ये क्या है भाई? यूजर इंटरेक्शन। Yes, sir. सबमिट का बटन दबा रही है, क्या है? यूजर इंटरेक्शन है। यूजर इंटरेक्शन। डेटा मिसाल के तौर पे आपने एंटर किया फील्ड की ईमेल की, ईमेल में आप @ आपने नहीं लगाया, क्या यूआई आपको फौरन से बताएगी इनवैलिड ईमेल? यस सर, ईमेल के आप वैलिडेट करेंगे उससे भी पहले। सर पहली बता देगी। यस ऐसा ही होगा, पहली बताएगी सर वो। अभी हो क्या रहा है, अब इसको तोड़ते हैं और समझते हैं भाई कंपोनेंट के अंदर क्या चल रहा है। अब मैं हवा में बात बताऊंगा, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक कंपोनेंट है, उसका नाम है फॉर्म। ठीक है Yes, sir. एग्री करते हैं भाई? यस सर, फॉर्म में 2 फील्ड्स है, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है, अब क्योंकि मैं फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ या फॉर्म के कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्म की 2 फील्ड्स कौन सी है? ईमेल और पासवर्ड। अब ईमेल और पासवर्ड उसका अपना पर्सनल डेटा है। यस सर, ठीक है, पर्सनल डेटा को हम क्या कहते हैं? सर स्टैटिक। स्टेट। फॉर्म्स नहीं कहते भाई, स्टेट कहते हैं। यस सर, पर्सनल डेटा उसका स्टेट हो गया, यहाँ पे पर्सनल डेटा है उसका ईमेल और पासवर्ड। यस सर, जब यूजर इंटरेक्ट करता है, पीछे जो इवेंट कॉल हो रहा है या जो इंटरेक्शन कॉल हो रहा है, वो कॉल हो रहा है ऑन चेंज। यस सर, समझ गए बात? Yes. जो उबैद भाई जो कह रहे थे इवेंट लिसनर, ये वो इवेंट लिसनर बेसिकली यूजर का इंटरेक्शन है विद द कंपोनेंट। जब वो कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है और कुछ टाइप कर रहा है, तो बेसिकली स्टेट चेंज होगी। ठीक है, वो स्टेट उसकी क्या है? बेसिकली उसका पर्सनल डेटा है, जो क्या है? ईमेल और पासवर्ड। जब ईमेल और पासवर्ड कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो रिएक्ट या कंपोनेंट के अंदर हम सर्टेन लॉजिक लिखते हैं जो कि कंटिन्यूसली उस डेटा को वैलिडेट कर रही होती है। ठीक है, और अगर डेटा ठीक होता है तो वो एरर मैसेज गायब कर देता है, अगर डेटा रॉन्ग है तो वो आपको बताता है कि भाई आपका @ मैसेज या आपका ईमेल इनवैलिड है। बात समझ आई? यस सर, ठीक है, यानी जो फॉर्म की फील्ड्स थी या जो कंपोनेंट की यूआई थी, वो लिंक थी स्टेट के साथ। जैसे ही आप इंटरेक्शन कर रहे थे, साथ ही साथ वो स्टेट अपडेट हो रहा था या उसका पर्सनल डेटा अपडेट हो रहा था। उसकी बेस पे हमने कहीं लॉजिक लगाई हुई थी कंपोनेंट के अंदर कि यार जब डेटा चेंज हो या पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज हो या स्टेट चेंज हो, तो आप एक वैलिडेशन लॉजिक चलाएं। वो वैलिडेशन लॉजिक ये चेक करिए कि आया कि ईमेल के अंदर @ है या नहीं है, या .com है या नहीं है। उसकी बेस में वो आपको एरर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। आगे बात समझ आ गई? यस सर, ये पूरी यूआई लाइफ साइकिल चल रही है इसकी। अब इसको समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा मोहम्मद हमजा। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब हम बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक के साइन इन फॉर्म की। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, सॉरी। अब हेडर को रिमूव करके क्या लिखूं भाइयों? FB साइन इन फॉर्म। थोड़ी देर को सर स्क्रीन नहीं चल रही, हैंग है। और ये मिटा के मैं लिख देता हूँ ईमेल। स्क्रीन हैंग हो रही है। स्क्रीन स्टॉप हो गई। अब नजर आ रहा है? यस सर, एक है ईमेल, एक है पासवर्ड। ठीक है, एज्यूम ये करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट की फील्ड्स होंगी, बाद में देखते हैं। ये बात समझ आ रही है? इनिशियल स्टेट Yes, sir. ईमेल भी एम्प्टी है और पासवर्ड भी एम्प्टी है। अब यहाँ पे मसला है, वो मसला ये है कि भाई अगर इंटरेक्शन की बेस पे स्टेट अपडेट करनी है तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है?
देखिए एक फंक्शन है, मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है, वो बेसिकली उस कंपोनेंट का मेथड कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन इन फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो पॉसिबल मेथड या एक्शन क्या हो सकता है आप बताइए। सर उसका चेक करना कि आया ये ईमेल लिखी नहीं लिखी है इसके अंदर। ठीक है, एक बनने का क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक का बेसिकली फंक्शन जो है वो क्या है, क्लिक करेगा किस पे, सबमिट के बटन पे। Yes, एक्शन क्या है या मेथड क्या कह सकते हैं, सबमिट, ऐसा ही है। यस सर। जब मैं फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ तो सबमिट एक पॉसिबल फंक्शन है या सबमिट एक पॉसिबल मेथड है, ऐसा है भाई। यस सर। ठीक है, उसका नाम मैं इस तरीके से रख सकता हूँ कि मैंने लिखा भाई कॉन्स्ट, ठीक है, और मैंने उसका नाम रख दिया भाई सबमिट, ठीक है, और इक्वल्स टू। अब आपने अगर लैम्डा फंक्शन पढ़ा हो तो कैसे बनता है, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं, राउंड ब्रैकेट, इस तरीके से। यस सर। ये पढ़ा है ना सिंटैक्स? Yes, sir, पढ़ा है। फंक्शन का सिंटैक्स है ये। यस सर। ठीक है, ये क्या है, सबमिट एक फंक्शन है जो कि कंपोनेंट का अपना फंक्शन है, सही है। समझ लो बात। यस सर। अब ये एक फंक्शन है, इसी तरीके से एक और फंक्शन हो सकता है जो कि वैलिडेट कर सकता है। ये फंक्शन पॉसिबल है ना यस सर। वैलिडेटिंग में। इसी तरीके से आप क्या बना सकते हैं, वैलिड पासवर्ड। वैलिडेट पासवर्ड। Yes, अब ये समझ आ गया कि भाई Yes, sir. कंपोनेंट है, उसमें यूआई का कुछ कंटेंट होगा, उसकी स्टेट क्या है, स्टेट को हैंडल करने के लिए रिलेटेड फंक्शंस बन सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? बन सकता है। समझ आ गई? यस सर। समझ आ गई। यस सर। हिंदी से अपना हल्की करो तो आप ही हल्की कर रहे हैं, जिसको समझ नहीं आया हम उठा, और जिसको आगे वो अब उठा लें। शुक्र, ठीक है, अब आगे समझते हैं। चैलेंज नंबर 2, देखें, इस तरीके से जब मैं स्टेट डिफाइन करता हूं उसका एक मसला है, जब यूजर इसे अपडेट करेगा तो वो यूआई अपडेट नहीं होगी। अभी मुश्किल से बात है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें। ये एक सिंपल वेरिएबल है कॉन्स्ट ईमेल, ऐसा ही है, यस सर। ठीक है, और एक सिंपल वेरिएबल है कॉन्स्ट पासवर्ड। मिसाल के तौर पे मैंने कोई लॉजिक लिखी, मैं किसी तरीके से इसे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। एक लेट सपोज एक फंक्शन बना दें जिसका नाम है कॉन्स्ट, कुछ बताएं, अपडेट ईमेल, ठीक है, इससे किसी का कोई इख्तलाफ, ये पॉसिबल है ना फंक्शन? यस सर। नहीं, यस सर पॉसिबल है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जाता है भाई, मैं कॉन्स्ट को जो है ना बेसिकली, अच्छा एक और चीज़, कॉन्स्ट मॉडिफाई हो सकता है कभी? नहीं सर, नहीं हो तो सकता। मैं क्या चेंज करूँगा इसको, लेट करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ऐड कर लेंगे और देखते हैं क्या होगा। मैंने लिखा भाई ईमेल इक्वल्स टू, हमजा ईमेल बताना या कभी बता दो, मोहम्मद और हमजा @ गवर्नर से। ठीक है, ये हमजा का ईमेल है, ठीक है, ये मैं लेट सपोज, अब अज्यूम ये करती है फंक्शन मैंने कॉल किया, आप ये कहते हैं ईमेल अपडेट हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं होगा? कौन फंक्शन कहता है कॉल हो करना जाएगा? पड़ेगा। कौन कह रहा नहीं होगा, पहले वो आप बता। सर फंक्शन तो कॉल ही नहीं करा ना, फंक्शन तो कॉल नहीं करा ना। अज्यूम ये करो कॉल कर दिया, हाँ सर हो गया। कौन कौन कह रहा है कॉल करेंगे तो हो जाएगा? कौन कौन कह रहा है नहीं होगा? बाकी क्या कह रहा है भाई? कौन कह रहा है हो जाएगा? हाँ खड़ा हो जाएगा, एक तो बार बार बोलना पड़ता है, अंदर रुक जा। कौन कह रहा है नहीं होगा? मुझे हंसी आ गई, मतलब भाई क्या बेटा है, मेरा भाई बोले मेरी दूसरी शादी कराओ, सब कुछ वीडियो करवा देंगे। हमारा बहुत सारी बातें हमजा भाई बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं, ऐसा ही है। हमजा भाई क्या है, 2 लैंड क्रूजर मिलेंगे, एक में मिलेगी जाएगा, आपने गलत बोला। ओके
समझे यार, मसला समझे। अपडेट ईमेल दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं होंगी। देखिए, हो सकता है ईमेल इस तरीके से लिखने से अगर मैं कॉल करूँ तो ये वैल्यू अपडेट हो जाए, ठीक है, मगर इंटरफेस पे जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है ना, उस पर वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अभी समझिएगा ये डिफरेंस क्या है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में देखेंगे। अगर मैं टेम्पलेट का कोड करूँगा तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे आपको कोड कॉन्सेप्ट समझाना है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको एक मतलब आइटरेट करेंगे। तो अपडेट ईमेल अगर मैं डायरेक्टली कंपोनेंट का स्टेट अपडेट करने जाऊंगा तो यूआई अपडेट नहीं होगी। ये अपने पास कहीं लिखना है। अगर स्टेट डायरेक्टली अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो यूआई अपडेट नहीं होगी। जब लिखना तो बता दीजिएगा। अगर कंपोनेंट का स्टेट डायरेक्टली अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो यूआई अपडेट नहीं होगी। ठीक है, लिख लिया, ठीक है। अब यूआई अपडेट ना होने का एक्चुअल मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कंपोनेंट की जिंदगी है, वो माउंट होता है, अपडेट होता है और अनमाउंट होता है, ठीक है। माउंट का मतलब पेज के अंदर जाके नजर आया, अपडेट का मतलब है जो भी इंटरेक्शन हो रही है उसकी बेस पे वो आपको चीज़ें चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, और अनमाउंट का मतलब ये कि जैसे ही आपने पेज चेंज किया या जैसे ही वो कंपोनेंट आपकी नज़र से गायब हुआ तो वो अनमाउंट हो गया। और जो बीच का फेज है ना, ये क्या आप कह रहा हूँ मैं, अपडेटिंग। अगर मैं स्टेट डायरेक्टली मॉडिफाई इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो जो अपडेटिंग का जो फेज है वो नहीं चलने वाला, ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है उसके लिए रिएक्ट ने हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस दिए हैं कि यार अगर आप ये चाहते हो कि जब आपके कंपोनेंट का पर्सनल डेटा चेंज हो, मिसाल के तौर पे हमजा का नाम हम रख देते हैं, कुछ अजीब सा नाम बताएं, इरफान नहीं, सुलेमान, डावर, अब्दुल गफ्फार और कोई नाम है। मिसाल के तौर पे हमजा का नाम हमने चेंज कर दिया इरफान। अगर मैं डायरेक्टली अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट नेम और मैंने चेंज कर दिया भाई इरफान, तो हमजा की मिसाल के तौर पे यूआई पे नजर आ रहा है कि हमजा का प्रोफाइल है, वहाँ पे हमजा का नाम चेंज हुआ हुआ नजर नहीं आएगा। वजह यह है क्योंकि रिएक्ट ने आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं जिसके जरिए जब आप वो कॉल करते हैं तो रिएक्ट यूआई भी अपडेट करता है, ठीक है। वो जो बेसिक जो फंक्शंस हैं या वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है हुक्स का कॉन्सेप्ट, HOOKS। टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ, वो कैच करके लिखना ताकि आप पढ़ सकें, ठीक है। हुक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया रिएक्ट 16 के अंदर। इस वक्त जो लेटेस्ट चल रही है वो कौन सी है? रिएक्ट 19, ठीक है। हुक्स का कॉन्सेप्ट किसमें यूज हुआ? रिएक्ट 16 पॉइंट समथिंग, बट मेजर जो वर्जन है वो 16 है और अभी इस वक्त चल रही है रिएक्ट 19, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। अब जब हम बात करेंगे ना तो अब आपको समझ आएगा कि भाई यार ये CSR क्या चीज़ बना थी और ये SSR क्या बना थी। अब मैंने आपको बताया यार, अब यूज़ करने के लिए ना हमें सर्टेन फंक्शंस यूज़ करने हैं जिसे हम हुक्स कहते हैं, जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें एक जो हुक है या एक जो फंक्शन है वो बेसिकली कराता है, हम भाई बताएंगे, हम भाई की अटेंशन चलिए, उसका नाम है यूज स्टेट, USESTATE। यार ये कौन अपनी लैंग्वेज बताता है, स्पेलिंग बताता है, लोगों को बताता है कोई? चले छोड़ो, बात समझ आ गई। ये कॉन्सेप्ट मुझे कोई आइडेंटिफाई कर दे, दोस्तों बताओ, फेलोशिप करें। हाँ बताओ यार, एक बात बताओ आपको, ऊपर बैठने का बड़ा फायदा है। जब मैं भी मिसाल के तौर पर क्लास ले रहा होता था कुछ साल पहले, मैं भी मुँह छुपा रहा होता था। अब मुझे समझ आया कि मुँह छुपा उसी को पकड़ो, तुम मुँह नहीं छुपा रहे सो, लेकिन तुम बैठे हो जैसे तुम्हें कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तुम बताओ। वैसे आपको एक बात बताऊँ, बड़ा मज़ा आता है।
जो बच रहा हो ना उसी को पकड़ो। बताओ यार, अरे बताओ, वाला ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर आओ, 3 2 1 ऊपर आओ, ऊपर आगे बताओ। भाई ये नहीं आएगा तो क्लास आगे नहीं चलेगी, उसको 4 बंदे लेकर आओ। जगह भी बताना है, जगह भी बताओ, बोलो आपका प्रोजेक्ट दोबारा बनाने चल जाएगा। भाई, पर यहाँ बात नहीं आए। ये कह रहे हैं किसी और से पूछिए, नहीं बताएगा ना आज खड़ा करे कौन कह रहा है, ऐसा लग रहा है इसको नीचे बुला लो। वो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से हूँ। यार ये गलत बात है, तुम ऊपर आए हो, तुम्हें बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ। यार ये इतना घबरा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बैठ जाता है छोड़। यार आप असल में बातें समझ नहीं रहे। स्टेज पे बुलाने का मकसद क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्ड होना यार। हमजा भाई आपको था कॉन्फिडेंस? पहली मरतबा हमारी भी टांगे कांपी थी, उसके बाद ठीक हो गई। मैंने आपको बताया हुक्स का कॉन्सेप्ट में एक मरतबा रिपीट करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? तो यार दोस्त को सुन लेना है प्लीज़। देखिए मैंने आपसे बात की कि यार अगर मैं कंपोनेंट का डेटा डायरेक्टली पर्सनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक फंक्शन लिख के मॉडिफाई करूंगा तो उसका जो इफेक्ट है वो यूआई पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है? उसकी लिमिटेशन है, अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट या पर्सनल डेटा को मॉडिफाई करने के लिए रिएक्ट ने हमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस दिए हैं और रिएक्ट चाहता है कि हम वो यूज़ करें ताकि रिएक्ट को पता हो कि यार हर चीज़ के अगेंस्ट में मुझे कंपोनेंट की यूआई अपडेट नहीं करनी। मिसाल के तौर पर एक डेटा है सर अकाउंट नंबर, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम ये करते हैं क्या अकाउंट नंबर हर मरतबा यूजर इंटरेक्शन पे चेंज होगा? अगर मैं पेरोल चला रहा हूँ कंपनी का और ये सैलरी अकाउंट का नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, वजह ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सेम ही रहेगी, ठीक है? तो इसके अगेंस्ट में मुझे यूआई अपडेट करने की नीड नहीं है, तो मैं इसे इस तरीके से कांस्टेंट करके डिफाइन कर दूंगा, इसका कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे कोई और एक बंदा कोई एग्जांपल देगा मुझे? सर मोबाइल नंबर एनआईसी यूजर रिलेटेड प्रॉपर्टी है, यूजर के इंटरेक्शन पे चेंज हो सकती है, रोल नंबर भी चेंज हो सकता है। चैट जीपीटी किसने यूज किया? जीपीटी कौन कौन यूज करता है, ठीक है? जीपीटी में पेड वर्जन किसके पास है? किसी के पास नहीं है, सारे फ्री वाले हैं, फ्री में मॉडल है। अब वैसे ठीक है। अच्छा आपको कीज का पता होगा, जो एपीआई कीज होगी, ठीक है? एपीआई कीज का कॉन्सेप्ट है या कीज का कॉन्सेप्ट है या सीक्रेट टोकन का कॉन्सेप्ट है? किसी को कुछ पता उस बारे में? नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो अभी हम फिर क्या करते हैं, इसको लिमिट करते हैं अकाउंट नंबर करके। अकाउंट नंबर अगर मैं पेरोल वाली एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो अकाउंट नंबर कंपनी का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? एक पर्टिकुलर मुद्दा तक जब मुझे चेंज करना होगा मैं यहाँ कोड में चेंज करके रीडिप्लॉय करता हूँ, ठीक है? लेकिन ये चीज़ के लिए मुझे यूआई अपडेट करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। मगर हम बात कर रहे थे ईमेल की, ठीक है? तो ईमेल ऐसा डेटा है कि अगर मैं एफबी साइन इन फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करूँ तो ये अपडेट होगा। उसके लिए मैंने आपसे कहा कि भाई रिएक्ट ने कुछ सर्टेन फंक्शंस दिए हैं जिसे हम कहते हैं हुक्स, वो इंट्रोड्यूस किए थे रिएक्ट 16 के अंदर और अब हम यूज़ करना शुरू करेंगे, ठीक है? अब इसका सिंटैक्स ज़रा देख लीजिएगा गौर से।
मैं ईमेल के लिए यूज़ करूँगा रिएक्ट का जो अवेलेबल फंक्शन है यूज़ स्टेट का, ठीक है। ये अपने नाम से बता रहा है यूज़ स्टेट। स्टेट आपको पता है पर्सनल डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड, ठीक है, देन एक एरे वाली स्क्वायर नोटेशन, ठीक है। नंबर 1 जो वेरिएबल या जो चीज़ हम टाइप करेंगे वो है जिससे हम वैल्यू एक्सेस करेंगे, वैल्यू गेट करेंगे। अगर ईमेल है, ठीक है, तो ईमेल एक्सेस करने के लिए मैं सिंपल ईमेल नाम रख सकता हूँ, उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। लेकिन अगली जो वैल्यू है वो हम कॉमा लगाकर डिफाइन करेंगे, वो वैल्यू है जो कि बेसिकली मेथड का नेम है जो इस ईमेल की वैल्यू को अपडेट करेगा। अब ईमेल अपडेट करने के लिए मैं क्या चीज़ रख सकता हूँ भाई, अपडेट ईमेल या सेट ईमेल, सॉरी ठीक है। अब इक्वल्स लगाया मैंने, ठीक है, और अब मुझे वो फंक्शन यूज करना है जो कि बेसिकली रिएक्ट ने मुझे प्रोवाइड किया, जो हुक है, एक हुक है HOOK और वो हुक है यूज स्टेट। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा यूज स्टेट, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, रिएक्ट से। कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ के अंदर है, हम इस वक्त नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन के अंदर है, मगर इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, ये रिएक्ट से, ठीक है, हो गया। अब यूज स्टेट एक फंक्शन है, ठीक है, वो एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होगी ईमेल की, ठीक है। हमारे केस में क्योंकि साइन एंड फॉर्म है, इनिशियली फॉर्म क्या होगा, एम्प्टी, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग लगाने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ एक स्क्वायर नहीं, राउंड ब्रैकेट नोटेशन एंड देन बस ये आपका आपने हुक इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब जब भी आपको ईमेल की वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो आप किसको कॉल करेंगे, या रेफर करेंगे ईमेल को, और जब भी मुझे अपडेट करनी होगी तो मैं सेट ईमेल के फंक्शन को कॉल करूंगा। यहाँ तक किसी का सवाल नहीं है? सेट ईमेल का फंक्शन बनाया नहीं है, लेकिन क्या कॉल होगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तो हम शुरू है, अभी यहाँ पे फंक्शन का नाम है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करने का हमने एक नोटेशन डिफाइन कर दी। इसमें किसी का सवाल है, पूछ लो भाई, पूछो। क्या चीज़, पर्सनल डेटा मैंने कहा। अब पर्सनल डेटा जैसे हमजा भाई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर था, हमजा भाई का नाम और CNIC, लेकिन अगर कंपोनेंट साइन इन का फॉर्म है तो उससे रिलेटेड डेटा क्या होगा, ईमेल पासवर्ड। साइन अप का फॉर्म है तो डेट ऑफ बर्थ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप स्टेट में रखेंगी। इसकी वजह क्या है कि आप ये चाहती हैं कि जब आप उसमें वैल्यू डिफाइन करें तो आपकी UI भी अपडेट हो। जब वैल्यू गलत हो तो UI ये दिखाए कि भाई कंफर्म पासवर्ड से मैच नहीं कर रहा हूँ। जब आप उसमें डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड दें, मिसाल के तौर पे मैंने आज की तारीख डाली, वो कैसे डिटेक्ट करेंगे, जब चेंज होगा UI अपडेट होगी तो यूज़र को दिखाएंगे ना कि पर्टिकुलर एरर है। तो वो सारी चीज़ें हम स्टेट में डिफाइन करते हैं, जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि UI कंटिन्यूसली अपडेट हो इन केस अगर स्टेट या इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है कंपोनेंट से वो चेंज हो। अगर मैं ये चाहता हूँ कि कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन चेंज हो तो UI अपडेट ना हो, तो सिंपली कॉन्स्ट लिख के डिफाइन कर दो, काम हो जाए। समझ आ गया? अब मैंने कॉन्स्ट ईमेल के लिए बना लिया या ये यूज स्टेट का हुक यूज कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि पासवर्ड के लिए कैसे यूज होगा। कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट पासवर्ड, सबसे पहली चीज जो वैल्यू एक्सेस करने के लिए है वो क्या है, पासवर्ड, एंड देन सेट पासवर्ड, यूज स्टेट। ठीक है। आपको आधी चीज ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई, बुक्स आपको समझ आ गए, कोई मुश्किल इसमें आसान है यार, कुछ भी नहीं है। अब देखिए दूसरी चीज़, ये अपडेट ईमेल मैंने बनाया था, इसकी ज़रूरत अब है नहीं, क्योंकि सेट ईमेल बना लिया। अब सेट ईमेल काम कैसे करेगा वो बात की बात है। हाँ वो पूछो।
नहीं नहीं, ये कर तो दिया, कॉन्स लगा दो, अब सब हो गया। अब ये हुक्स का काम है, हुक्स इसे संभालेगा, ठीक है। यहाँ पर किसी का सवाल है? सर ये एम्प्टी स्ट्रिंग, सर ये एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ये ईमेल की वैल्यू होगी। इनिशियल वैल्यू फॉर्म जब खुलता है, लोड होता है तो क्या होता है, इनपुट फील्ड खाली होती है, पासवर्ड की इनपुट फील्ड खाली होती है, तो या तो तुम इसे एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो या नल रख दो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसमें किसी का सवाल नहीं। अब यहाँ पे जो है ना, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई CSR और SSR यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कैसे करता है, ठीक है। CSR के लिए सबसे पहली चीज़ मैं क्या यूज़ करता हूँ भाई, अगर मुझे कंपोनेंट डिफाइन करना तो यूज़ किस किस को पता है, यूज़ क्लाइंट यूज़ करता हूँ, यूज़ क्लाइंट। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भाई यूज़ क्लाइंट, सही है। सबमिट का फंक्शन हमें चाहिए होगा, क्योंकि सबमिट सर हाइफन नहीं आएगा, इसको बाद में देखते हैं कि भाई इसका स्टेट हैंडल कैसे होगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यूज़ क्लाइंट ये डिफाइन कर रहा है, देखिए कंपोनेंट कौन सा है, हाइफन नहीं आएगा क्लाइंट साइड रेंडर। सर, हाइफन नहीं आएगा, क्या चीज़, हाइफन नहीं आएगा, क्लाइंट हाइफन नहीं आएगा, स्पेस आएगा। स्पेस आएगा, हमसे कंफर्म करना है अब, ठीक है। हो सकता है गलती से लगा दिया भारत, ठीक है। फंक्शन है एवरी साइन इन फॉर्म, उसके अंदर एक सबमिट का फंक्शन है, एक ईमेल का है और एक सेट पासवर्ड का है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई, कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं, मैंने जितनी भी यहाँ पे बातें की ना, वो सारी क्लाइंट साइड कॉन्टेक्स्ट में बात की। मैंने कहा यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो फिर उसके अगेंस्ट में कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर एरर दिखाएंगे, फिर वैलिडेशन दिखाएंगे। इस सब बात से आप एग्री करते हैं? जैसा ऐसे ही है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि यार ये तो हो गया क्लाइंट साइड, मैंने इंटरेक्शन की, कुछ उसके अगेंस्ट में चेंज हुआ और वो मुझे नज़र आ गया। लेकिन अगर मैं सर्वर साइड के थ्रू कोई कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ तो फिर उसमें हर इंटरेक्शन पे सर्वर पे कॉल जाएगी, समझ रहे? क्लाइंट में क्या हुआ, बटन दबाया, फिर टाइप किया, वैल्यू चेंज हुई, वैल्यू अपडेट हुई, UI अपडेट हो गई, एरर दिखा दिया, सही है? सही है। सर्वर में मैंने आपको बताया था कि यार पेज जो है वो सर्वर की तरफ से आता है, ठीक है। सर्वर वो कंप्लीट पेज विद लिमिटेड जावास्क्रिप्ट और CSS आपको डिफाइन कर देगा, आपको रिटर्न करता है। सर्वर साइड के अंदर जब यूज़र इंटरेक्ट करता है तो फिर डायरेक्टली अपडेट नहीं होगा, होता क्या है, जब भी वो कोई इंटरेक्शन करेगा बेसिकली सर्वर पे कॉल जाती है, ठीक है। या समझ इस तरीके से लेते हैं कि सर्वर साइड पेज मोस्टली जनरेटेड कंटेंट क्लाइंट पर आएगा, क्लाइंट वो देख सकता है, ठीक है, वो स्टैटिक कंटेंट है। क्लाइंट साइड में ये कि कंटिन्यूस इंटरेक्शन सपोर्टेड है, ठीक है। अब यूज स्टेट और यूज स्टेट बेसिकली हो गया जो मैंने आपको बताया, HOOK ये हैंडल क्या कर रही है, यूजर की फॉर्म के साथ इंटरेक्शन, ठीक है। जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ यानी ईमेल देता हूँ तो ईमेल जाके अपडेट हो जाता है यहाँ पर, ऐसा ही है, ठीक है। और जब मैं पासवर्ड दूंगा तो क्या होगा, पासवर्ड यहाँ जाके अपडेट हो जाएगा। अगर गलत होगा तो मुझे UI पे एरर नजर आएगा। ये क्योंकि क्लाइंट साइड रेंडरिंग को यूज कर रहा है, इसलिए यूज स्टेट यहाँ पे सपोर्टेड है। अगर मैं सर्वर साइड रेंडरिंग यूज करूंगा तो मैं यूज स्टेट या दूसरे जो हुक्स हैं जो रिएक्ट की तरफ से आते हैं वो यूज नहीं कर सकता। पहली चीज आपको ये समझनी, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट साइड की तो बस क्लाइंट साइड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं ये यूज स्टेट या डिफरेंट जो हुक्स हैं जो फंक्शन है वो यूज कर सकता हूँ। अगर मैं सर्वर साइड रेंडरिंग की बात करूंगा तो ये फंक्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल क्या है, देखें जो सर्वर साइड कंपोनेंट्स हैं उनमें बेसिकली अजम्पशन ये है या लॉजिक ये रखनी है कि यार वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जिनको डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा चाहिए या वो कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो क्लाइंट पे ना हो। अब मैं आपको इसको मजीद तोड़ के बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं Next.js की डॉक्यूमेंटेशन पे, वहाँ पे उन्होंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि आप कब क्लाइंट यूज़ करें और कब सर्वर साइड कंपोनेंट या सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ करें, ठीक है।
मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ। ब्रेक चाहिए? अंदर आधा घंटा खाली टाइम ज़्यादा हो गया। नहीं नजर आ रहा टेबल? What do you need to do? आप करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, अगर मैं डेटा फेच करना चाह रहा हूँ तो Next.js ये कहता है कि भाई यूज करो क्या, सर्वर कंपोनेंट। इस वक्त एक चीज याद रखिएगा, सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है? SSR और CSR। सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट Next.js 15 के अंदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप ये समझिए, मैं यहाँ पे जब सर्वर की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है? सर्वर साइड जनरेशन। और जब क्लाइंट की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है? क्लाइंट साइड जनरेशन। ठीक है, अगर डेटा फेच करना है तो Next.js रिकमेंड कर रहा है कि भाई यूज करो क्या, सर्वर साइड। अगर बैकएंड के रिसोर्स एक्सेस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेटाबेस डायरेक्टली एक्सेस करना है, स्टोर प्रोसीजर होते हैं, उसकी अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि भाई वो चीज़ करो सर्वर साइड। फिर ये कह रहा है कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर, एक्सेस टोकन, API कीज और एक्सेट्रा। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा सिनेरियो जो कि थोड़े दिन पहले मेरे साथ हुआ, और इसीलिए जो Next.js रिकमेंड कर रहा है अच्छी प्रैक्टिस है। अब समझते हैं। देखिए, आपने एक एप्लीकेशन बनाई, ये एक सिनेरियो है, ये आपको समझाना भी आना चाहिए। एक एप्लीकेशन बनाते हैं हम जिसमें ई-कॉमर्स का स्टोर है, एग्री करते हैं, समझ आती है बात? ठीक है, Next.js में बना रहा हूँ। पेमेंट के लिए कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं? कोई नाम बताओ, जोर से बोलो। पेपाल तो पाकिस्तान में ही चलता है, लोकल कोई बताओ। इजी पैसा, कैश कैश। अच्छा, इजी पैसा, जैश कैश, नया पे, सादा पे, नया टेल, पता नहीं चलता है। ठीक है, अब ये होता क्या है? अब सिनेरियो समझिएगा। जैश कैश, इजी पैसा जो भी है, ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है। वो आपको क्या कहेंगे? बोलेंगे यार लेट सपोज, या तो आपको एक URL देंगे, कहेंगे कि ये आपका यूनिक URL है, उसमें आपकी ID है। जब आपको कोई ट्रांजैक्शन हैंडल करनी है तो आप उसमें एक की पास कीजिएगा और यूज़र की ट्रांजैक्शन ID पास कीजिएगा, और उसके अगेंस्ट में उसका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन ID का मतलब ये कि भाई आपने बताया भाई इतने आइटम्स थे, इतनी उसकी कॉस्ट थी, और वो उसमें API में मैंने हिट किया, उसकी ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, पहली चीज़ है। इसमें 2 चीज़ें सेंसिटिव है, जो टोकन अपना यूनिक जो ID में पास कर रहा हूँ वो, और एक सीक्रेट, वो मुझे क्रेडेंशियल्स या पासवर्ड देंगे, आपके लिए पासवर्ड है जो वो मैं लिंक में जब मैं पास करके किसी ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रहा हूँ, वो सेंसिटिव डेटा है। एग्री करते हैं सब? ऐसा बहुत खतरनाक। सेंसिटिव डेटा क्यों है? अगर लीक हो गया तो कोई यूजर मेरे अकाउंट से पैसे निकाल भी सकता है और डाल भी सकता है। डालेगा तो निकालेगा, ऐसा ही है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। आप एप्लीकेशन बना रहे हैं रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्लाइंट साइड क्या फॉलो की? क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है, अब जब आपको क्लाइंट से कॉल करना है जैस के लिंक को, या क्लाइंट से आपको हैंडल करनी है ट्रांजैक्शन, तो इसका मतलब वो टोकन और पासवर्ड ब्राउजर के अंदर होगा, कहीं कोड के अंदर। यस सर। जब जैस कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो वो कोड जा रहा होगा। यस सर। वो पासवर्ड जा रहा होगा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। वो पासवर्ड वहाँ से निकल सकता है, निकल सकता है। एग्री करते हैं आप सब? यस सर। जब वो निकलेगा तो क्या होगा? बेड़ा कर गया, लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं कहीं काम कर रहा था, वो कोई सर्विस यूज़ कर रहे थे थर्ड पार्टी, उसकी कीज लीक हो गई कहीं ना कहीं से। हैक हुआ मिसाल के तौर पे 9:01 पे, और हैकिंग रुकी 9:23 पे। आप में से कोई गेस करेगा कितना बिल बना होगा? $4,000 का। $4,000 वो निकाल के ले गया वो। ठीक है, वजह क्या है?
वो जो टोकन जो फीड है ना वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग की वजह से कोड के अंदर कहीं ना कहीं जा रहे थे लिंक के साथ, ठीक है। किसी ने उसको स्कैन किया, उसके अंदर से निकाल लिया और फिर जो है हमारा सत्यानाश हो गया, ठीक है। अब सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, आपको अगर याद हो तो रेस्टोरेंट वाली स्टोरी में क्या था, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर पूरा डेटा सर्वर पे ही कंपाइल करता है और वो डेटा के साथ बना हुआ पूरा पेज हमें वापस भेजता है, ठीक है। सर्वर पूरी चीज़ बनाकर फिर हमें भेजता है, ठीक है। Yes, sir. क्लाइंट हमारे सामने बना रहा होता है, कॉल कर रहा होता है। यस जब सर, सर्वर बना के भेजता है तो इसका मतलब वो जो सेंसिटिव डेटा है वो कहाँ पर है, सर्वर के बाद सर्वर पे, ब्राउजर पे नहीं है। नहीं है, तो लीक होने का चांसेस हो गए कब, Yes. 90% अंटिल अनलेस की सर्वर हैक हो जाए। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट ये जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर। मिसाल के तौर पे एक्सेस टोकन यानी पासवर्ड होगा, API कीज वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझ आ गई? यस सर, इतना लंबा चौड़ा सिनेरियो बना है। तो कीप लार्ज डिपेंडेंसी ऑन सर्वर, इसे हम रहने देते हैं, अभी हमारा कोई काम नहीं। एड इंटरेक्टिविटी एंड इवेंट लिस्नर। अब आप देखिए यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से ग्रीन लाइट शुरू हो गई किसकी, सर्वर क्लाइंट साइड। अब ये कह रहा है कि यार अगर आपको यूजर इंटरेक्शन वाले इवेंट्स हैंडल करना है, मिसाल के तौर पे ऑन क्लिक, यानी मैंने किसी बटन को क्लिक किया और मैं चाह रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट में UI फौरन से अपडेट हो जाए, बजाय इसकी जो सर्वर पे जाए और फिर ले जाए। अब मिसाल के तौर पे इसको समझते हैं। एक बंदा है कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन बना रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमजा भाई होशियार है, बोले मेरी कैलकुलेटर में भी जो है ना एक्सेस टोकन होंगे, उन्होंने बोला मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ सर्वर साइड रेंडरिंग। एक बंदा आया, उसने लिखा 1+ का बटन दबाया, सर्वर पे कॉल किया, फिर आया नया बटन 1+ लिखा हुआ गया, फिर 2 दबाया, फिर क्या हुआ, सर्वर पे कॉल किया, फिर आया, फिर =2 दबाया, फिर सर्वर पे कॉल किया, फिर भेजा। ये सेंस बनता है नहीं। होना क्या चाहिए, 1+1+2 लिखना और फौरन से UI उसके अगेंस्ट में वर्क कर ले। अपडेट हो। जहाँ पे यूजर इंटरेक्शन के इवेंट्स ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे, सॉरी, रेंडरिंग। दूसरी चीज़ यूज स्टेट लाइफ साइकिल इफेक्ट्स। अभी लाइफ साइकिल इफेक्ट्स को छोड़ देते हैं, हमने यूज स्टेट तो यूज़ करना देखा, बेसिक यूज़। अगर मुझे वो यूज़ करना है तो वही क्या करें, क्या यूज़ करो, क्लाइंट साइड यूज ब्राउजर ओनली APIs। ब्राउजर ओनली APIs का कॉन्सेप्ट अगर आप संडे की क्लास में थे तो हमने ये पढ़ा, जब मैंने वो डायग्राम बताई थी कि BA डीलर वाली कैसे काम करती है। कोई बताएगा ब्राउजर ओनली APIs क्या होती है? सिग्मा में रहेगा, बता दो, शर्मा की तरह सिग्मा बना रहे थे मेरे ख्याल से, लास्ट में सुनने बना रहे थे। याद नहीं आ रही मुझे। मैं बता देता हूँ भाई, क्योंकि यूज़ करनी है। हमने पढ़ा था गालिबन, अगर मुझे याद हो तो जियो लोकेशन की API हमने पढ़ी थी, बहुत माइनर सी कि भाई लोकेशन कैसे गेट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ब्राउजर के अंदर लोकल स्टोरेज का भी सिस्टम होता है, सेशन स्टोरेज का होता है, कुकीज़ का होता है, ये ब्राउजर रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। एक और चीज़ बताओ, console.log, ठीक है, ये भी ब्राउजर के अंदर क्लाइंट साइड पे चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अगर आपको यूज़ करनी है ब्राउजर रिलेटेड APIs, तो ये सजेस्ट कर रहा है भाई क्या यूज़ करो, क्लाइंट साइड कंपोनेंट। यूज कस्टम होक्स, अभी कस्टम होक्स की बात को छोड़ दें। यूज रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। रिएक्ट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट्स और एक होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। हमें क्लास बेस्ड पढ़ने की नीड नहीं है फिलहाल, लेकिन कभी आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा। हम जो सिर्फ पढ़ रहे हैं वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, फंक्शनल। कोई बताएगा कैसे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम, मैंने कीवर्ड क्या लिखा, फंक्शन लिखा है, फंक्शन। तो ये कौन से कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, फंक्शन। इसमें किसी का सवाल है? ठीक है, अब वापस इस पे आ जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग थोड़ी समझ आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गया। आपको ये समझ आ गया कि यार ये यूज स्टेट जो है वो सर्वर साइड पे यूज नहीं करते? यस सर। ठीक है, अब क्या हम नेक्स्ट ईयर 15 का कुछ टॉपिक पढ़ें? अगर आप कहेंगे तो पढ़ लेंगे। यस सर। क्या चीज़? 5 मिनट का ब्रेक, 3 मिनट का लेते हैं, 5 मिनट का तो टाइम क्लास का मिलेगा।